नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक टॉपर से मुलाकात करने आए हैं और ये आपको बताएंगे कि विश्वविद्यालय में अगर दाखिला लेना हो तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज जी का बीएचयू पाठशाला टीम और जितने सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, और स्पेशली मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, कैसा लग रहा है आपको अभी? अभी तो बहुत खुशी महसूस हो रही है इस चैनल पे आके। मैं बीएचयू पाठशाला से बहुत पहले से जुड़ा रहा हूँ। नहीं, आप जुड़े हुए नहीं है, एक्चुअली बीएचयू पाठशाला की जो नींव रखी गई उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद सर। तो आज का मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताएं आज का प्लान क्या है। आज हम लोग एमए हिंदी की एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें, आपकी क्या उसमें प्रोसेस हो सकता है, आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को, उसके बारे में बात करेंगे। ये स्पेशली बीएचयू के बारे में ना होकर अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सबको हम लोग ओवरऑल इसमें जानेंगे। देखिए, यहाँ पे एक बात आप समझ जाओ कि मनोज जी जो हैं यहीं से यूजी कर रखा है और यहीं पे इनका पीजी में दाखिला हुआ। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप यूजी करके पीजी में दाखिला ले पाते हो, ठीक है, क्योंकि 700 लोग हमारे बैच में एडमिशन लिए थे। मुझे लग रहा है उसके 10% लोग आज पीजी में दाखिला ले पाए हैं। तो अपने आप में जब तक आपकी एक अच्छी प्लानिंग नहीं होगी, अच्छी रणनीति जिसको बोलते हैं, आप पीजी में दाखिला नहीं ले सकते। तो इस वीडियो को चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हो, एज ए मोटिवेशन, एज ए स्टडी प्लान, आप इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो मनोज जी, सबसे पहले आप बताइएगा आपका यूजी में ओवरऑल एक कैसा एक्सपीरियंस रहा बीएचयू में? हाँ, बीएचयू बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है और यहाँ कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी व्यक्तित्व के विकास के लिए होती है, सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं। तो यहाँ आप आएंगे तो आपका समग्र विकास होगा, आपके बौद्धिक विकास ही नहीं, आपका शारीरिक विकास होगा। आप कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, आप इंटरेक्ट होते हैं। यहाँ बहुत सारे कल्चर्स यहाँ एक साथ मिलते हैं और बनारस जो है उसको तो कहते हैं स्पिरिचुअल सिटी है, आध्यात्मिक है, तो यहाँ वो भी मिलेगा। और महामना जी ने जिस तरह से एक इच्छा मांग करके और दूसरों के लिए इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, तो ये आपको एक अलग प्रेरणा दे। देखिए, ये होता है यूजी और पीजी में एक जो ट्रैवल है, जो एक्सपीरियंस है, वो आज बोल रहा है। हम लोगों ने इसके पहले भी वीडियो शूट करा है और मुझे लग रहा है कि जैसा मैंने बोला कि स्टार्टिंग से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो आज इस अनुभव को भी हम लोग जानेंगे कि पूरे 3 साल में हमने कितना कुछ सीखा है। अच्छा मनोज जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे कि आपका पीजी में कितना रैंक रहा, तो बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, मेरा बीएचयू में ओवरऑल 5th रैंक था। ऑल इंडिया रैंक जो होती है, ऑल इंडिया 5th रैंक, ओके। और मेरे मार्क्स थे 480 में से 435। 480 में 435 लाना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मेहनत का होगा और प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी होगी। अच्छा, साथ में थोड़ा सा बताएंगे कि आपके आगे क्या प्लानिंग है पीजी के बाद? पीजी के बाद देखिए, अभी करियर ऑप्शन 2 तरह से ओपन है। एक तो एकेडमिक दुनिया है जिसमें भी मैं जा सकता हूँ, दूसरा एक अपनी कंपटीशन की दुनिया है, यूपीएससी। मोटिव तो है यूपीएससी की तरफ, रुझान है। फिलहाल देखते हैं नेट जेआरएफ की तरफ से होते हुए हो सकता है। देखिए मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा भी आपके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है और आप और मेरे और भी मित्रगण हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप लोगों का भविष्य जो है वो महादेव ने लिखा हुआ है। वो अच्छी बात है कि आप फिर भी इतना मेहनत कर रहे हो, और मैं चाहूँगा कि आप लोग आगे अच्छा करें। अच्छा, अब स्पेशली हम लोग बात करेंगे, जो आज मोटिव है हमारा, कि पीजी में अगर दाखिला लेना हो तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, खासकर एमए हिंदी में। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आपको एकदम से श्योर होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है और क्यों करना है। रीज़न जानना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको आपकी जो, मैं अगर स्ट्रेटेजी की बात करूँगा, तो कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके 2 पहलू होते हैं। एक तो एग्ज़ाम से पहले की तैयारी एग्ज़ाम के लिए, दूसरा एग्ज़ाम हॉल की प्रिपरेशन। तो मैं अगर रणनीति की बात होगी तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर। बेशक हम लोग चाहेंगे कि आप जितना बेहतर तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकें, आप बताएं। हाँ, तो अगर एग्ज़ाम की बात है तो देखिए, एमए हिंदी कहीं भी एंट्रेंस होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या क्या आएगा। तो सिलेबस जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। और तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद आप कुछ बुक उठाइएंगे। देखिए, पढ़ने के लिए तो आप जितना पढ़ेंगे ज़िंदगी में वो सब कुछ काम आता है, किसी न किसी स्टेज काम आता है। लेकिन जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप सब कुछ के पीछे नहीं भाग सकते। बहुत थोड़े मटेरियल के साथ आपको एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ पढ़ना होगा। अच्छा, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपकी तैयारी के दरमियान इवन आपने भी अपने यूजी में 1.5 साल कोविड में सैक्रिफाइस करा, तो क्या ये कोविड का जो समय रहा, ये आपकी स्टडी में किस तरीके से सकारात्मक यूज करा आपने इसका?
हाँ, देखिए कोविड के समय क्या था कि घर पे मेरा सेपरेट रूम था और फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली, तो कुछ करना नहीं मतलब रहता बना था। बनाया भाभी के हाथ का भोजन मिल जाता होगा। और हाँ, भोजन मिल जाता था। उसके बाद कोई काम नहीं था, बाहर से भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थे कि मतलब कहीं जाना हो, सब कुछ भैया थे बहुत और पापा थे, बेशक सब एक संभाल अच्छी रहे। इन्वायरमेंट मिला तो हुआ है। समय अच्छा मिला और मेरी तैयारी की एक विशेष बात यह है कि मैं अपना फोकस कहीं और करके रखा था। एंट्रेंस के लिए मैंने एक बहुत ही लिमिटेड टाइम रखा था कि मुझे इतने समय में एंट्रेंस की तैयारी को कंप्लीट करना है। मैंने मुश्किल से 1.5 से 2 महीने अपने एंट्रेंस को दिए होंगे और मेरे उसके बाद इतनी अच्छी रही है। देखिए 1.5 से 2 महीने अपने आप में, आज ये वीडियो जब जा रहा है तो हमारे पास रियली में 3 महीना है, उसमें भी आप 10-15 दिन काट दो, यानी गिन चुन के हमारे पास 70 से 75 दिन बचे हुए हैं और ये वीडियो कल या परसों में आपको मिल जा रहा है। तो ऐसे में ये एक मोटिवेशन है कि कम समय में भी तैयारी की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसका रीजन भी है, सर ने बताया यहाँ पे एक बात कि हमारी तैयारी, हमारा अभी तक का पढ़ा हुआ हर एक नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर हमने इस पे बहुत फोकस करा। हाँ, एक पार्टिकुलर सिलेबस को पेपर के थ्रू जान के उसकी रिवीजन करना हमारी एक अच्छी रणनीति हो सकती है। हाँ बिल्कुल। सर एक ये बात, होना चाहिए। सर यहाँ पे एक बात और हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या बीएचयू का बच्चा है, अगर उसने यूजी कर रखा है तो उसके लिए पीजी में दाखिला लेना आसान है? हाँ, थोड़ा आसान हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ एक बीएचयू कोटा भी रहता है। दूसरा चीज़, आप यहाँ आपके जो सीनियर मिलते हैं ना, हाँ। उनकी थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और इसका एक और प्लस पॉइंट है कि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो यहाँ के टॉपर होते हैं, मतलब जो आपके पहले का बैच है उसमें भी टॉपर होते हैं, उसमें भी टॉपर होते उनके हैं। साथ भी आप रहते हैं। तो मुझे भी ऐसी थोड़ी सी गाइडेंस मिली है, थोड़ी सी जो गाइडेंस थी वो काफ़ी हेल्पफुल रही। और जो मैंने एक और चीज़ कही थी कि जो जितना आपने पढ़ा होता है ज़िंदगी में वो सब काम आता है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगा। एक एलिमिनेशन मेथड होता है जो एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटजी में मैं बताऊँगा आगे, और वो उसमें बहुत काम आती हैं चीज़ें। देखिए यहाँ पे एक बात और बता दें, जैसा सीनियर का टचअप की बात करा सर ने, तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको कई सारे लोग मदद करेंगे, तो उससे आप लोग जुड़ जाएं। उसमें सीनियर्स के नोट्स और जो भी उनके स्टडी मटेरियल होंगे वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने बेसिकली कौन सी किताबों को प्रेफर करा था स्टडी के लिए? देखिए, मैंने किताबें बहुत ही कम पढ़ी थी। उसका रीज़न ये था, मैंने पहले पढ़ रखी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जब मैं स्पेशली गया भी एंट्रेंस के लिए, तो मैंने कम किताबों को प्रेफर किया। उसका रीज़न ये था कि मैंने रिवीजन को बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी। सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाए। अच्छा। कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स थे जो क्विज कराते थे क्विज कराते एंट्रेंस के लिए, उसको मैंने देखा। और टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस के जो मतलब टीजीटी पीजीटी एग्जाम होता है, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर निकाले। सिर्फ इसलिए, ये नहीं कि वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे, इसलिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उनसे पहले ये समझा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और उसके बाद जब मैंने किताब को पढ़ा तो मुझे ये पता चल जा रहा था कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि कोई भी किताब होती है, सब कुछ नहीं पढ़ी जानी चाहिए। जहाँ तक मेरे सोर्सेज की बात है, मैंने गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की वस्तुनिष्ठ इतिहास की पुस्तक आती वो पढ़ी थी। मैंने दृष्टि के कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही पढ़ी थी, सब कुछ दृष्टि नहीं पढ़ा था, क्योंकि गोविंद पांडे बहुत सारी चीज़ें कवर कर रही थी। तो मैंने वहाँ से नहीं बेशक आप हाँ, तो कुछ वहाँ से कवर किया था मैंने। व्याकरण चूँकि बीएचयू में पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, इस बार तो कम किया क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ एनटीए के आने के बाद। तो मैंने व्याकरण के लिए एक पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है, उसको प्रेफर किया था। बट आप लोग उधर मत जाइए, थोड़ा बहुत जो व्याकरण है आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, फिलहाल के जो लास्ट ईयर का पेपर था उसके अकॉर्डिंग। जैसा कि सर ने आपको बताया कि इन्होंने हल्का सा दृष्टि आईएएस के ऑप्शनल को देखा, ये इसका रीज़न ये है कि सर ने अपने यूपीएससी ऑप्शनल में हिंदी साहित्य रखा हुआ है। तो चूंकि इधर थोड़ी बड़ी प्रिपरेशन चल रही थी, तो उसमें से उन्होंने थोड़ी सी चीज़ों को एक्सटेंड करा और उस पर उन्होंने फोकस करा। हाँ, ये अच्छी प्लानिंग रही। वो मैंने देखा था, वो मैंने उसकी तैयारी कर रखी थी। फिलहाल मैंने जो बोला कि दृष्टि की, वो नेट जीआरएफ की बुक आती है, वो वस्तुनिष्ठ अच्छा, उसको प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूँगा, आप बहुत सारी किताबों के पीछे मत भागिएगा। आप क्या कीजिए कि आपकी कुछ कोर किताबें होंगी, जिसमें आपकी गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे हो सकती है, और दृष्टि नेट जीआरएफ की हो सकती है। तो दोनों को आप अपनी कोर बुक बना सकते हैं। उसके बाद इनका मैक्सिमम रिवीजन कीजिए। साथ में अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अच्छा। वो बहुत अच्छी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और आप शुरुआत कर सकते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो जो सरल इतिहास है वो वास्तव में सरल है।
तो उसको आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं ये कह दूं कि शुक्ल जी को मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ उसके 10-12 पेजेस ही पढ़े होंगे, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने नहीं पढ़ा, उसका रीज़न ये था कि जो दृष्टि की बुक है या गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक है, ये उसी बुक्स को बहुत ज़्यादा हद तक कवर कर लेती है, तो इसलिए मैंने वहाँ से नहीं पढ़ा। मैंने कहा जो वस्तुनिष्ठ चीज़ें आएंगी तो मैं यहाँ से उसको कवर कर लूँगा। ये देखिए, ये इंटरव्यू एकदम एजुकेशनल हो चुका है और जब तक आप इसको नोट नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा। हम लोग का भी पहले से डिसाइडेड था कि हम लोग इसको इस तरीके से शूट करें, एक टॉपर स्टॉक भी हो जाए और हम लोग अच्छा अपना स्टडी प्लान भी बता सके। बेसिकली हम लोग अब जानना चाहेंगे कि आप शॉर्ट में बताएं कि एग्जामिनेशन हॉल का क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पहले हम लोग एक बार फिर से आपको बताएंगे कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, क्यों सर? तो क्या हाल होना चाहिए मैं उससे पहले एक कोटेशन लेकर आया हूँ, बेशक उसको भी बेशक आपका। बुलाऊंगा। और वैसे आप ऐसे सर बहुत अच्छे शायरी भी करते हैं और इनके जो स्टेटस लगते हैं भाई, मैं सर्च करके इनके नाम को सर्च करके इनके स्टेटस देखता हूँ, बहुत मोटिवेशनल और गजब का, उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें रहती है ना जो मतलब हिस्टोरिकल हो जाए वो, तो बहुत अच्छा लगता है। आज क्या प्लान है आपका? एक फैक्ट छूट गया था, आप शुक्ल जी के निबंधों को जरूर पढ़िएगा क्योंकि उससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और निबंध को पढ़ के आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे या टीजीटी पीजीटी का देखेंगे, एनटीए जीआरएफ का जो ले रहा है 1 साल का उसका क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, अदर यूनिवर्सिटीज़ के देख सकते हैं, मेनली जेएनयू के देखिए क्योंकि जेएनयू जो है वो सबसे टफ पेपर रहता है यूनिवर्सिटीज लेवल पर, तो अच्छा। उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप जो निबंध पढ़ेंगे उससे कुछ लाइनें वहाँ से आप निकाल के कंपाइल कर सकते हैं किसी नोट्स में, तो इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आपको वो क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। फिलहाल जो मैं कोटेशन कहने जा रहा था वो है फ्रांसिस बेकन जी का, उनका एक एएसए था ऑफ स्टडीज, उसका है कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी सॉलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। वाह, कुछ किताबें होती हैं जिनको बस टेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा उनका स्वाद लीजिए बस थोड़ा। हाँ, हाँ। और कुछ होती हैं जिनके सिलेक्टिव तरीके से पढ़ना चाहिए, लेकिन अच्छा। कुछ किताबें होती हैं जिनको च्यूड एंड डाइजेस्टेड, आप उनको चबाइए और डाइजेस्ट कर लीजिए। क्यों? जो मैंने कहा ना कुछ कोर किताबें तो होंगी, मुझे लग रहा है कि वो है। मुझे लग रहा है कि इस कोटेशन को सर ने अपने स्टार्टिंग के इंटरव्यू में पूरा बता दिया, किसको टेस्ट करना है, किसको पूरा खा जाना है, किसको डाइजेस्ट कर लेना इसको है। digest बेशक करना बहुत है। अच्छा ये प्लान है। बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रेटेजी रही है जो मुझे लगता है आपने पूरे जीवन के एक्सपीरियंस से इतने सारे एग्जाम्स को देने के बाद वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताया हूँ। आपकी अपनी स्ट्रेटेजी अलग भी हो सकती है, कोई भी तरीका हो सकता है। कुछ चीज़ें इसमें से आपको अच्छी लग सकती हैं जो आप ले सकते हैं, अगर हो सकता है बिल्कुल भी आपको ना पचे आपके अकॉर्डिंग आप फिर भी बेहतरीन कर सकते हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। फिलहाल जो आपका प्रश्न था एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रेटेजी, देखिए मैं मानता हूँ कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, इसका दूसरा पहलू ये है कि आप उसको कितना अच्छा से प्रेजेंट करके आते हैं, या एग्जैक्टली उस आवर में हम कितना अच्छा मेहनत करके कितना आए हैं। कितना कितना हम उसमें से जो हमारे पास नॉलेज है उसको कितना ज़्यादा हम वहाँ पर निकाल के आते हैं, एग्जाम में अपना दे के आते हैं। इसका इफेक्ट पड़ सकता है 10 to 15% आपके नॉलेज के तक। तो उसमें क्या है कि आप पहले चीज़ तो आपको बिल्कुल फ्रेश रखना, अपने माइंड को फ्रेश रखना है उस दिन। प्रेशर एकदम से नहीं फील करना है, क्योंकि प्रेशर फील करेंगे तो आपका माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो अगर माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपने आप को एकदम रिलैक्स रखिए, बिना टेंशन के एग्ज़ाम दीजिए। और दूसरा चीज़, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा है क्या कि एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन पहले कुछ नया चीज़ को उठा के पढ़ के रिवीजन करके जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम, मैं रिवीजन के पॉइंट पे आऊँगा, बट नया कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको एग्ज़ाम के लास्ट मैं कहूँगा 5-6 दिन में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी छूटी जा रही हो और ज़्यादा उसको नंबर के पढ़िए। आने के चांसेस हैं। उसको पढ़िए, हाँ, सिर्फ उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। लेकिन कोई चीज़ सिर्फ इसलिए कि नहीं वो भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है, ऐसे नहीं भागना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो तभी जाइए। मैं रिवीजन पे लास्ट में आऊँगा। फिलहाल मैं एग्जाम हॉल की बात हो रही है तो उसमें बता दूँ, आप हाइड्रेटेड रहिए। मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि एग्जाम के 2-3 घंटे पहले तो बिल्कुल भी कुछ ना पढूं, क्योंकि इससे माइंड क्या होता है, थोड़ा डल होने लगता है। उसमें मतलब डल का मतलब ये हुआ कि थोड़ा मैं थकान आ जाती है। हाँ। तो एग्जाम में वो एनर्जी बचा के रखनी है। तो 2 से 3 घंटे हमें एग्जाम हॉल में उस क्वेश्चंस को पढ़ना है। पूरा प्रेशर झेलते हुए, प्रेशर आ ही जाता है, तो प्रेशर आ उसको जाता है। झेलते हुए हमको एग्जाम देना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो इसलिए पहले से मैं कहता था जितना पढ़ना है 1 दिन पहले तक पढ़ लो। एग्जाम के टाइम एकदम रिलैक्स होके जाओ, चिल होके एग्जाम दो, आपका अच्छा ही होगा सब कुछ। तो ये थी, आप ऐसा कर सकते हैं कि ग्लूकॉन डी अपनी बॉटल में मिला के ले जाइए, उससे वो भी एनर्जी देता है, तो आप हाइड्रेट भी रहेंगे, एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो एग्जाम हॉल की है।
फिलहाल अगर आपका प्रश्न ना हो तो मैं इसमें एक और चीज़ बेशक बेशक आप जोड़िए। हाँ। एक एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें, एक एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड का ये मतलब होता है, माना कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, क्वेश्चन से सीधे आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, आप तो क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शंस को वहाँ टैकल कीजिए। देखिए 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा सही हो सकता है, मतलब को नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सा गलत हो सकता है जो एकदम से नहीं होगा इसका आंसर, उसको एक को निकाल लेंगे, नहीं ये दूसरे की थी, ये नहीं हो सकता। या कई बार ऑप्शन देता है, उसमें से फिर मिलाता है 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, वहां से आप कोई गलत कर लेंगे, नहीं 3 नहीं हो सकता तो एक ऑप्शन निकाल ले। इस तरह से उसको हटा के फिर फाइनली 2 पर पहुंच सकते हैं कि इन दोनों में से चांस है कि यहाँ कौन पे सा सही हो प्रोबेबिलिटी सकता है। देखो, जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेते हैं तो 1/4 की प्रोबेबिलिटी है, अगर आप उसमें से 2 कट कर दो प्रोबेबिलिटी 1/50 हो जाती है, 1/50 तो हो जाती है। सही होने के चांसेस 50% हो जाते हैं। तो ये अच्छी प्लानिंग है। ये एलिमिनेशन मेथड जरूर यूज कीजिए। लेकिन फिलहाल इसकी प्लानिंग भी होनी चाहिए कि कितना यूज करना है इसको। हाँ होना चाहिए। जैसे बीएचयू का मैं बताऊं तो बीएचयू में था कि एक्चुअली एकदम से अभी पैटर्न 1/4 में थोड़ा बदलाव होने के चांसेस दिख रहे हो हैं, सकता है। तो पैटर्न में थोड़ा हम लोग को देखना हाँ, पड़ेगा। वो देख कर 1/4 था तो मैंने पहले से स्ट्रेटेजी बना ली थी, मुझे 120 में से 120 करने एक तरफ से करने, मैंने वही किया एकदम से एग्जाम। मतलब सर ने पूरे में पूरे क्वेश्चन करके वहां से आया, वहां से मैंने पूरे किए थे, एकदम से चिल होके मैंने 120 मारा। अच्छा। जेएनयू के एंट्रेंस में क्या हुआ था, वहां भी माइनस मार्किंग नहीं थी, निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो मैंने क्या किया था, एक तरफ से वहां भी अटेम्प्ट करने थे मैंने किए। मैं जेएनयू की तैयारी मैंने नहीं की थी, स्पेशली मुझे नहीं जाना था जेएनयू, उसके कुछ मेरे व्यक्तिगत कारण थे। मुझे लग रहा है वो बीएचयू का लगाव भी होगा। बीएचयू का लगाव था, दूसरा मुझे प्रिपरेशन करना था, मैं एकेडमिक में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहता था, तो इसलिए मैंने जेएनयू की प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि जेएनयू का जो एकेडमिक वो टफ है, ये रियली ये बताते हैं सीनियर्स जो भी आए वो बताते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं जाना था, तो मैंने नहीं की। फिर भी मेरे 74 मार्क्स थे और उसका यही था, मैंने बीएचयू की प्रिपरेशन की, लेकिन स्ट्रेटेजी सेम थी, स्ट्रेटेजी के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा, ये रीज़न। अच्छा, इन सभी चीज़ों के अलावा अभी तो हम लोग इस इंटरव्यू को अभी कई पार्ट में भी ले आएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, इवन स्मार्ट बोर्ड पे भी कुछ चीज़ों को करेंगे। यहाँ पे एक बात और है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में कितना इंजॉय करते हैं। आप इतना पढ़ाई वढ़ाई करते हैं भाई, आप बहुत सारे लोगों को प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं, काफ़ी लोग आपके चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपके हर चीज़ को समझेंगे कि हाँ सर ने इतना अच्छा करा है, सर इतना आगे हैं, तो भाई बेशक सर को लोग फॉलो करने लगते हैं। तो सर के इस चीज़ को भी जानना चाहेंगे कि हम अपनी पढ़ाई के अलावा भी क्या कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में। हाँ देखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। कल के लिए आप हमेशा अपनी ज़िंदगी को कोई इकट्ठा नहीं कर सकते कि हम खुशी कल मनाएंगे, आपको आज ही खुश रहना है, वर्तमान में जीना है, प्रेजेंट में जीना है। और देखिए समस्याएं जो आपकी ज़िंदगी में हैं ऐसी अलग अलग तरह की हो सकती हैं, लेकिन समस्याएं सबकी ज़िंदगी में सबके हैं। पास है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबको लगती है दूसरे की ज़िंदगी अच्छी है, ज़्यादा ये सबसे बड़ी समस्या आज की जनरेशन की सबसे है। बड़ी समस्या है, लेकिन सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कठिनाई है। आप ज़िंदगी को जीते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी सबसे बड़ी चीज़ है, सब कुछ ज़िंदगी से कमतर है, तो आप जिए। मैं अभी कल ही 80 घाट घूम के आया हूँ, कल या मैंने वो परसों, आपका हाँ, संडे को मैं गया था, परसों सफर संडे जारी है। हाँ सफर जारी है, मैं सफ़र में हूँ। मुझे सफ़र वर्ड बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, तो वैसे, इसलिए हाँ। तो हाँ घूमिए, चिल कीजिए, ज़िंदगी को जीते रहिए, लेकिन हाँ अपना एम मत भूलिए। पढ़ाई की करते रहिए, अपने एम को मत भूलिए, उससे इतर बहुत दूर मत जाइए कि रास्ते पे ना आ सके। रास्ते पे ही चलिए, साइड में थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर आ जाइए ट्रैक पे। फिर ट्रैक पे आ जाइए। अच्छा, वैसे हम लोग का थोड़ा एक पहले से लगाव है, 3-4 सालों से हम लोग एक दूसरे, इवन काउंसलिंग के फर्स्ट डे से हम लोग जानते हैं, तो बेसिकली मैंने उस चेंजेस को देखा है, वो चेंजेस को देखा है। तो क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हाँ आपके अंदर जो बदलाव आया वो बहुत और ज़्यादा, वो मतलब फिर भी उसकी थोड़ा कई बार तो लगता है कि ये चीज़ें कैसे हो गई, मैं इतना कैसे बदल गया, मतलब सकारात्मक है बदलाव, सकारात्मक है, ऐसा नहीं कि कुछ मैंने नकारात्मक है, लेकिन हाँ इतना बदल जाना वो शायद यूनिवर्सिटी लाइफ में ही संभव है, वो भी बीएचयू जैसी, क्योंकि बीएचयू बहुत अपने आप में अलग है। यहाँ आने के बाद सबको एहसास होता है कि नहीं, बीएचयू एक अलग दुनिया बसती है इसकी। वैसे हम लोग अगर इंटरव्यू को ज़्यादा खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसके कोर को बदला जाए, क्योंकि कोर हमारा स्टडी प्लान था। तो बेशक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कभी बहुत सारी चीज़ों को ले आएंगे, इतना खतरनाक एक पॉइंट कि मतलब छूटा है, हाँ मैं उसको बेशक पर्सनली बताना चाहूँगा, रिवीजन छूटा था, मैं बोला था लास्ट में बताऊँगा। देखिए मैं रिवीजन मस्ट है, और एक बार रिवीजन नहीं। देखिए क्या होता है कि कई बार आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर कंफ्यूजन होता है कि क्या कौन किसके लेखक थे, किस उपन्यास है, नाटक है, क्या है। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए। मैंने जो भी सोर्सेस लिए उसको कम से कम 6-7 बार रिवीजन किया था। मैंने लास्ट
3 दिन में 2 बार रिवीजन कर लिया था, फिर भी मेरे पास समय बच गया था। उसका रीज़न ये था कि मैं ऑलरेडी 4-5 बार रिवीजन कर चुका था उन सोर्सेज का जिनको मैंने फॉलो किया था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लास्ट टाइम पे सिर्फ रिवीजन के लिए रखिए। आप 10 दिन में डिवाइड कर सकते हैं, आखिरी 10 दिन को ले सकते हैं इस तरह से कि पहले 3 दिन में रिवीजन कर लूँगा, फिर 2 दिन में, फिर एक दिन में, या फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। और ऐसा भी आपको होना चाहिए कि जैसे कुछ चीज़ें कवर कर ली, एक हफ्ते के बाद उसको रिवीजन कर ली। तो रिवीजन मस्ट है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। तैयारी के समय भी आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, और एग्ज़ाम हॉल में हाँ, बहुत सारे, मैं फिर से कहूँगा, बहुत सारे सोर्सेज पे मत भागिएगा। भागना ही है आपको तो रिवीजन पे भागिए। रिवीजन पे भागिए, मतलब जो रहे वो मजबूत रहे, बहुत ज़्यादा हेल्प, जो रहे मजबूत रहे, जो रहे मजबूत रहे, आपका स्ट्रॉन्ग पिलर होना चाहिए। चलिए देखिए, रिवीजन हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्लानिंग प्रिपरेशन पे देखा, हम लोगों ने एग्जामिनेशन हाल को भी थोड़ा टच करा। बेशक अभी इसकी बहुत सारी चीज़ मैंने बताया कि वो सब भी ले आएंगे। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करा, तो कम से कम इसमें 20% लोग फॉलो करना, ठीक है। ये नहीं कि इसको देखा और बस इसको मिस कर दिया। और हाँ, अगर जूनियर देख रहे हो तो अपने भैया लोग को सजेस्ट करना, और सीनियर देख रहे हो तो अपने जूनियर को सजेस्ट करना। बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने एक कोर इन्वायरमेंट स्टडी प्लानिंग बताया है, और मुझे लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसको शेयर भी करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक बार फिर से मनोज जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये इंटरव्यू का सिलसिला शायद 3री या 4थी बार है हमारा, और मुझे उस दिन का इंतज़ार है, आप समझ रहे होंगे। और वो बेशक वो दिन आएगा, और शायद उस दिन भी हम लोग यही प्लेस चूज करें, और वो ऐतिहासिक बाकी रह गई है जिससे बेशक वो भी हो जाए। हाँ, वो भी हो जाए। हिंदी के ही कवि हैं रहीम दास जी, और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप सब अपने अपने तरीके से सोचिए, क्योंकि साहित्य का यही दुनिया है। हाँ, साहित्य की दुनिया यही है कि आप सब अपने अपने तरीके से सोचिए, अपने दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलय सींचिबो, फूल ही फल ही अघाए। अब आप इसको नेट पे भी सर्च करिए, देखिए और सोचिए ये क्या हो सकता है। सर ने पहले ही बोल दिया कि भाई आप सोचो, हम भी नहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं। साहित्यिक बातें इनकी स्टेटस पे मुझे दिख जाती हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, एक बार मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा शुभकामनाएं दे दीजिए। हाँ, आप सभी को अपने अग्रिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको मैं यही महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबको संघर्ष करने की शक्ति दें, क्योंकि हाँ, ये संघर्ष होता है जब भी आप छात्र जीवन संघर्ष होगा, हमारा धर्म ही यही है। और ध्यान भागिए मत, जो भी कठिनाई है उससे भागिए मत, उससे लड़िए, क्योंकि लड़ेंगे तभी आप विजेता होंगे, भागने से फिर आप पराजित ही होंगे। समस्याओं से भागने से हल नहीं निकलता, ये बात देखो है। तो आप सब मेहनत कीजिए और जरूर सफल होंगे। इंसान ही सफल होते हैं, हम लोग भी बस ऐसे थे, कैसे होगा, हो गया। हो ही नहीं गया, बहुत अच्छा करा। कैसे हुआ, तो वही है कि सोचते थे पहले कैसे होगा, टॉपर्स हमारे जो सामने हो कैसे होते हैं, ये कैसे निकाल लिए। अब हम लोग भी उसी श्रेणी में। अब मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस एक हो गया है अब, कि यार मतलब जिनसे, जो मेरा एक दोस्त था, जो सब मिले मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में, आज सब टॉपर है, सब टॉपर है। हाँ बिल्कुल, हम लोगों के बीच से ये लोग टॉप करिए, फर्स्ट रैंक और ये सब पूरा अपना बेस्ट टॉप कर गया। सही है, वही है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत से इन लोगों ने पढ़ाई करी थी। मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। मेहनत का फल मीठा ही होता है, और वो सही कहा गया है, मेहनत का फल मीठा ही होता है। हो सकता है किसी समय पर आपको ना नजर आया हो, नहीं मिला हो फल, लेकिन पका ना रहा हो, हाँ। लेकिन पकेगा फल और मीठा ही मिलेगा होगा। भी। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव के दरबार में हम लोगों ने इस वीडियो को शूट करा है, महामना की बगिया में इसको शूट करा है, तो इसकी बहुत सारी ब्लेसिंग, और एकदम खुश रहिए, चमचमाते दमदमाते रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। विदाउट हैप्पीनेस कुछ नहीं होने वाला है, तो टेंशन तो नहीं लेना है, ठीक है। ये हम लोगों ने हमें स्टार्टिंग से सीखा है, एंजॉय करते हुए पढ़ाई करनी है, ठीक है। ओके, हर हर महादेव, जैसे कृष्ण राधे राधे, धन्यवाद।